नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर आए हैं आपके लिए ताजा तरीन बुलेटिन। तो इस वक्त की बड़ी हेडलाइन सबसे पहले, रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत बनाने के लिए बनेगी कमेटी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी अपनी सहमति। अडानी मामले के बाद उठे थे सवाल, अब फिर शुक्रवार को सुनवाई। बजट सत्र का पहला चरण हंगामे के साथ हुआ खत्म। अदानी पर चर्चा के लिए अड़ा विपक्ष। राज्यसभा 13 मार्च तक के लिए स्थगित। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाने पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच संग्राम। विपक्ष का आरोप, न्यायपालिका का हो रहा है राजनीतिकरण। जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में खारिज। चुनाव का रास्ता अब हुआ साफ। हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा दबाव। मिड और स्मॉल कैप में रही बिकवाली। आईटी, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में भी था दबाव। सेंसेक्स 251 और निफ्टी 86 अंक गिरकर हुए बंद। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 में प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। एयरबस, बोइंग, दसॉ सहित 800 से ज्यादा कंपनियां हो रही है शामिल। और उबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। महाराष्ट्र में प्रोविजनल लाइसेंस पर दे सकती है सेवा। महाराष्ट्र सरकार जल्दी लाएगी कैब एग्रीड पॉलिसी। इसके अलावा महिला आईपीएल में बरसा पैसा। स्मृति मंधाना को बंगलुरु ने 3 करोड़ 40 लाख में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर पर गुजरात ने लगाए 3 करोड़ 20 लाख। तो हरमनप्रीत कौर के लिए मुंबई इंडियंस ने खर्च किए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। और अब खबरें विस्तार के साथ। अडानी हिंडनबर्ग मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेटरी मैकेनिज्म को मजबूत बनाने के लिए कमेटी बनाने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कमेटी का टर्म ऑफ रेफरेंस देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होनी है। अपडेट के लिए चलेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास। तो असीम, इस मामले में आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और अब यहां से आगे कैसे जाएगा यह मामला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अडानी हिंडनबर्ग मामले में 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इन दोनों याचिकाओं में निवेशकों को बताने के लिए जांच की मांग की गई है और कहा गया है कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाया जाए। तो पिछली बार जब इसकी सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि इसको लेकर के एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। आज जब सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने इस पर सहमति जताई। केंद्र सरकार ने कहा कि वो इसको लेकर के एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए तैयार है, लेकिन ये कमेटी का रोल काफी लिमिटेड होगा। ये सिर्फ फ्यूचर की बात करेगी और इसमें खासतौर पे इसलिए होगा ताकि जो इन्वेस्टमेंट है या जो फंड्स का फ्लो है उसके ऊपर किसी तरह का असर ना पड़े। सुप्रीम जो केंद्र सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि वो सीलबंद लिफाफे में कमेटी के सदस्यों के नाम देगी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस देगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने केंद्र सरकार से कहा कि आप बुधवार तक हमको ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नाम दीजिए। उसके बाद हम उस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेंगे। जब शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी तो देखना होगा कि केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है इससे पूरे एग्री करता है और सरकार की जो सदस्य है उन्हीं का चुनाव करता है या अपने खुद के सदस्य इसको रिकमेंड करता है। तो शुक्रवार को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। जी असीम, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अब बात करेंगे संसद की, जो बजट सत्र के पहले हिस्से में आखिरी दिन भी हंगामे के भेंट रही। आज भी सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सांसद रजनी पाटिल के संसद के अंदर वीडियो बनाने पर निलंबन के फैसले को लेकर विपक्ष आज काफी नाराज दिखा। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी पर आरोप लगाने को लेकर बीजेपी ने माफी मांगने की मांग रखी। राज्यसभा को आखिरकार 13 मार्च तक के लिए अंत में स्थगित कर दिया गया। ज्यादा अपडेट के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, अब बजट सत्र का पहला चरण एक तरीके से कहें संपन्न हो रहा है, लेकिन आज भी जो संसद है वहां हंगामा ही बरपा रहा। क्या कुछ हुआ अब तक, क्या अपडेट है? देखिए, आज जो संसद का दिन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण इस मायने में रहा कि संसद के बजट सत्र के पहले हिस्से का आज समापन हो रहा है। और समापन हो रहा है इसका मतलब राज्यसभा संपन्न हो गया है पहले हिस्से का। और 13 मार्च को फिर से जब बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होगा तब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। इस बीच जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो थोड़ा सा हंगामा यहाँ पर हुआ। हंगामे की 2 वजह थी। एक मामला ये था कि प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाए थे राहुल गांधी ने, उन आरोपों पर राहुल गांधी से माफ़ी
मांगने की मांग उठी, लेकिन इस बीच हंगामा होता रहा। एक और मुद्दा ये था कि रजनी पाटिल जो कांग्रेस की सांसद है वो वीडियो बना रही थी सदन के भीतर। तो वीडियो बनाना चूंकि सख्त मनाही है, तो इसको लेकर के उनका निलंबन कर दिया गया था। तो उनके निलंबन के खिलाफ कई सांसद वहाँ पे हंगामा करते दिखे और हालात यहाँ तक पहुँच गया कि स्पीकर को 5 सांसदों का नाम लेना पड़ा और नाम लेकर, जो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं देखने को मिलता, नाम लेकर उन्हें चेतावनी दी गई कि आप बेल में मत आया करिए। फिलहाल इन सब के बीच राज्यसभा की कार्रवाई अब पहले सत्र की खत्म हो गई है, अगले सत्र 13 मार्च से शुरू होगा। लोकसभा की कार्रवाई में आज प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर रखा गया है। प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा चल रही है, वो भी कुछ देर में लोकसभा की कार्रवाई भी आज खत्म हो जाएगी और फिर 13 मार्च को बजट सत्र का दूसरा जो हिस्सा होगा वो शुरू होगा। दूसरा हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पहले हिस्से में बजट पेश किया गया है, दूसरे हिस्से में बजट को पारित कराया जाएगा। तो उसमें क्या बजट के किसी प्रावधानों में सरकार बदलाव का प्रस्ताव रखती है या हूबहू पारित करा देती है, इस पर क्या चर्चा होती है, डिमांड फॉर ग्रांट में क्या निकल कर आता है। तो इन सब लिहाज से अगला हिस्सा जो बजट सत्र का होगा जो 13 मार्च से चलेगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। लेकिन देश की राजनीति एक और मुद्दे से भी गरमाई हुई है और मामला है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है और उसके बाद से ही बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। सरकार के फैसले पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार के फैसले से न्यायपालिका का राजनीतिकरण हो रहा है। कांग्रेस ने जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होगा। कि जजेस को गवर्नमेंट जॉब देना, गवर्नमेंट पोस्ट देना अनफॉर्चुनेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनको भेज देती है, जिससे लोगों का यकीन जुडिशरी पे कम होता चला जाता है। जस्टिस गगोई को अभी तो राज्यसभा दी थी, अब जस्टिस नजीर साहब को आपने गवर्नर बना दिया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहुत लोग सवालिया निशान लगाते चले आ रहे। जस्टिस गगोई के बनने के बाद जस्टिस नजीर को गवर्नर बनाना उन लोगों के शक और शुबे को और मजबूत करता। समाजवादी पार्टी भी केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी ये पूछना चाहती है कि ऐसा तोहफा भविष्य में और कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बीजेपी आरएसएस की सरकार देने जा रही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने में लॉ मिनिस्टर से लेके बीजेपी आरएसएस का जो हथकंडा है वो टाइट हो रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और अब जो फेवरेबल सरकारों के जो जजमेंट हैं उनको देने वालों को एक ऐसी नज़ीर पेश की जा रही है जो भारत की डेमोक्रेसी की जो फ्यूचर है उसमें एक गलत नज़ीर है। इधर बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि नजीर को राज्यपाल बनाकर संविधान का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। और कहीं संविधान में लिखा है क्या कि कोई भी जज जो रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर नहीं बन सकता है? और कांग्रेस ने स्वयं फातिमा बीबी को, और वो जब रिटायर की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, तो उनको तमिलनाडु का गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था। और इतना ही नहीं तो जस्टिस पी सतशिवम उनको भी नियुक्ति की गई थी। तो ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे कांग्रेस के ज़माने में जब रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो संविधान विरोधी हो या नियम विरोधी हो। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष पर निशाना साधा है। रिजिजू ने ट्वीट किया कि राज्यपाल की नियुक्ति पर एक बार फिर से पूरा गिरोह जोरों पर है। उन्होंने ये समझ लेना चाहिए कि अब वो भारत को अपनी निजी जागीर जैसे नहीं चला सकते। अब भारत को संविधान के प्रावधानों और लोगों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति पर आखिर इतना बवाल क्यों मचा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर नजीर के बहाने जरूर जुड़िए हमारे साथ।
आज की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि आर्टिकल 370 के निरस्त करने के खिलाफ चल रही सुनवाई पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 370 निरस्त होने के पहले के प्रावधानों और नियमों के आधार पर डीलिमिटेशन को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की तुरंत बहाली जरूरी है, इसलिए परिसीमन कोर्ट टाला नहीं जा सकता। इधर पिछले साल ही 3 सदस्यों वाले डिलिमिटेशन कमीशन ने परिसीमन को तय किया था। इसमें जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 सीटें तय की गई थी। इस तरह जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें होंगी। इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ है। सुप्रीम कोर्ट से कैब एग्रीगेटर उबर को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को महाराष्ट्र में प्रोविजनल लाइसेंस पर सेवा देने की अनुमति दे दी है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को कैब एग्रीगेटर पॉलिसी लाने के निर्देश भी दिए हैं। पिछले साल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उबर को महाराष्ट्र में लाइसेंस लेने के आदेश दिए थे। चलिए थोड़ी और विस्तार से इस खबर को हम देखते हैं। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, हाल ही में हमने दूसरा मामला देखा था जब 2 व्हीलर कैब एग्रीगेटर के लिए एक आदेश था और अब ये उबर के लिए है, तो मामला थोड़ा पीछे का है, लेकिन अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत तो दे दी है कि चलिए आप मौजूदा शर्तों पे चला लीजिए, लेकिन आगे क्या मुश्किलात रहेंगे और क्या महाराष्ट्र सरकार नई कैब एग्रीगेटर पॉलिसी लेकर तैयार है? देखिए, पिछले साल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आपको लाइसेंस लेना होगा। इसको लेकर के उबर ने अप्रैल में ही सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दे दिया था। आज दोबारा से इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप जिस तरह से प्रोविजनल लाइसेंस से काम कर रहे हैं, आप उसको लेकर के काम करते रहिए, लेकिन आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो 6 मार्च तक का वक्त दिया है उबर को महाराष्ट्र सरकार के पास आवेदन करने का, और 20 मार्च तक उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना होगा। साथ ही सरकार को ये भी निर्देश, महाराष्ट्र सरकार को ये भी निर्देश दिए कि आप इसको मोटर व्हीकल कैब एग्रीगेटर की पॉलिसी लेकर के आइए, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि रैपिडो को राहत नहीं मिली थी, लेकिन आज उबर को राहत मिल गई। उबर अपनी सर्विसेज कंटिन्यू कर सकता। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही कहा कि वो पॉलिसी पर काम कर रहे हैं और जल्द ही पॉलिसी लेकर के आएंगे जिसके तहत सारे कैब एग्रीगेटर काम करेंगे। तो जल्दी वो पॉलिसी सामने होगी और उसके लाइसेंस फ्रेमवर्क में सारे कैब एग्रीगेटर को काम करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। दर्शकों को ये भी बताएं कि 2 व्हीलर कैब एग्रीगेटर रैपिडो का भी ऐसा ही कुछ मामला था जहां पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उन्होंने अपने ऑपरेशन बंद भी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में भी गया था मामला और बात यही निकली थी कि महाराष्ट्र सरकार 2 व्हीलर्स के लिए भी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी लेकर आएगी और फिर ही रैपिडो के ऑपरेशंस वहां शुरू होते नजर आएंगे। लेकिन उबर के लिए थोड़ा मामला डिफरेंट, फिलहाल उनको चलते रहने के लिए हरी झंडी मिली है सुप्रीम कोर्ट से। चलिए अब आपको दिखाते हैं एरो इंडिया के रंग। बंगलुरु में एरो इंडिया 2023 की हो चुकी है शुरुआत। बंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आज आगाज हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। एरो इंडिया में इस बार दुनिया की 100 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा यहां 32 देशों के रक्षा मंत्री और 29 देशों के वायुसेना प्रमुख भी मौजूद हैं। 5 दिनों तक चलने वाले शो में इन्हीं देशों से 809 कंपनियां अपनी एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगी, जहां एयरबस, बोइंग, दसॉ एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं और इन पर सबकी नजर रहने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि एरो इंडिया भारत की बढ़ती क्षमताओं का एक उदाहरण है। ये एरो इंडिया केवल शो नहीं, भारत की ताकत है। बंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान
आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई, नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। और अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज दबाव रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज बिकवाली का दौर था। सेंसेक्स आज 251 पॉइंट गिरा और 60,432 पर जाकर टिका। वहीं निफ्टी 86 पॉइंट गिरकर 17,771 पर बंद हुआ। पीएससी एफएमसीजी इंडेक्स में आज हल्की बढ़त रही। आईटी, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में आज दबाव देखने को मिला। वहीं ऑटो, फार्मा, एनर्जी इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। और दर्शकों का शुक्रिया हम लगातार अदा कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज को टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी नंबर 1 चैनल बनाने के लिए। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL का पहला ऑक्शन आज मुंबई में हो रहा है। इस कड़ी में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना टॉप पिक रही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने स्मृति पर 3 करोड़ 40 लाख रुपए की बोली लगाई, उन्होंने खरीद लिया। ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी और न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को भी आरसीबी ने अपनी टीम में लिया है। वहीं भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और न्यूजीलैंड की अमीलिया केर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रॉड्रिग्स को 2 करोड़ 20 लाख और शेफाली वर्मा को 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं 4 देशों की कप्तान के अलावा वहीं विकेटकीपर तानिया भाटिया अनसोल्ड रही हैं। बता दें कि 4 सेट की नीलामी पूरी हो चुकी है। 5वें सेट के लिए नीलामी अभी जारी है। इधर आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए कल पाकिस्तान को 7 विकेट से जबरदस्त हार दी। कैपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 4 विकेट पर 149 रनों का स्कोर बनाया, जो विश्व कप में भारत के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 19 ओवर में 3 विकेट खोकर 150 रन का टारगेट पूरा कर लिया। जीत में जेमिमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष की भूमिका खास रही। दोनों की अर्धशतकीय, यहां पर जेमिमा रॉड्रिग्स ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन ऋचा घोष ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने बैक टू बैक 3 गेंदों पर चौके लगाकर भारत की जीत पक्की कर दी। इसके अलावा स्टार बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने भी जोरदार 33 रनों की पारी खेली। राधा यादव और नरसा संधू ने 2-2 विकेट हासिल किए और टीम को जीत दिलाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस एक क्लिक पर आप ले सकते हैं ताजा खबरों का आनंद। नमस्कार।